हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम प्राइमरीली है क्या, अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे इजी वे में, ताकि सबको समझ में आ जाए, तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। अब लिम्फ क्या है इसके अंदर, तो लिम्फ बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड है, रफली कलरलेस है या आप रफली मिल्की भी बोल सकते हो उसको। ठीक है। सो एक कलरलेस टाइप का फ्लूइड है। ठीक है। और उसमें इन्फेक्शन फाइटिंग WBCs प्रेजेंट रहते हैं और फैगोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ्स के अंदर। ठीक है। तो हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू एनी कॉज। ओके, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो चीज़ काम आती है वो है लिम्फ। ठीक है। सो ऑब्वियसली हमको पैथोलॉजी बॉडी के किसी पार्ट में भी डेवलप हो सकती है। ओके, सो इसीलिए ये लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होना पड़ता है। ओके, ताकि उस पैथोलॉजी से या पैथोजन से या जो भी इन्फेक्शन हुआ है उससे लड़ सकें। ठीक है। तो ये जो भी इन्फेक्शन है इससे फाइट करने के लिए जो लिम्फ सर्कुलेट जो सिस्टम करता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। फाइन। तो अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ एसेंशियली अ ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ एसेसरी टू द वेनस सिस्टम। मतलब जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ में ही एक एसेसरी सिस्टम है। फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके साथ में ही जुड़ा हुआ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। मतलब जो पूरा सर्किट फॉर्म होता है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है तो जो पूरा सर्किट फॉर्म होता है उस सर्किट का ये एक साइड हिस्सा है या एक एसेसरी पार्ट है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। फाइन। तो ऐसे ही ये वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम ये कंप्लीट बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है। तो सर्कुलेट होके ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसको फाइट करने में ये हेल्प करता है। फाइन। सो नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिम्फ जो फ्लो होता है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में दैट इज़ कलरलेस। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें जो लिम्फ ट्रैवल होता है वो कलरलेस तो है। ठीक है। बट किसी किसी एरिया में ये थोड़ा मिल्की है। ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कलरलेस इन सम प्लेसेस। फाइन। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है कि फैट के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो ये लिम्फ है ये थोड़ा सा मिल्की रहता है। ओके, और इस मिल्की लिम्फ को हम लोग काइल बोलते हैं। फाइन। तो अगर कोई आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन पूछता है तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ एसेंशियली अ ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ एसेसरी टू द वेनस सिस्टम। अलॉन्ग विद दिस आप यही बता सकते हैं कि इट इज़ अ वन वे सिस्टम। ठीक है। इट इज़ अ वन वे सिस्टम, एक वे में ही इसकी ट्रैवलिंग होती है जो लिम्फ है। ठीक है। इट इज़ अ वन वे सिस्टम दैट रिटर्न्स द लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे लिम्फ फ्लूइड को वापस रिटर्न करता है वाया द वेसल्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो सेम वेसल्स में ही ट्रैवल करता है। ओके, उसको रिटर्न कर देता है वापस, जो सर्किट है उसको रीपोफ्यूज कर देता है। ओके, तो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो ट्रैवल करके दोबारा वहीं कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वेसल्स हैं। ठीक है। और ये बेसिकली काम कैसे करता है कि इसका जो फंक्शन है इट रिमूव्स टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स या टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं। ठीक है। और कौन कौन हेल्प करता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो हेल्प करते हैं, जो हमारे एंड ऑर्गन्स हैं, किडनीज हो गई, लिवर हो गया, कोलन हो गया, स्किन हो गया, लंग्स हो गए। ठीक है, ये सारे इनमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो हेल्प करते हैं प्राइमरीली इन टॉक्सिन्स को या टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। फाइन। अब जो लिम्फ का जो सर्कुलेशन है इस प्रोसेस को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है। ये हैंडमेड डायग्राम है मेरा, तो थोड़ा आप कोशिश करिए इसको समझने की। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ऊपर डायग्राम बना हुआ है, जो एक सर्किट बना है। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ट ड्रॉ किया है। ठीक है। तो आपको पता है कि रफली 20 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जाता है हमारे पूरे सर्किट में डेली और फाइनली पहुँचता है जो कैपिलरीज हैं हमारी वहाँ तक, और कैपिलरी से फिर डिफ्यूज़ होके जाता है हमारे वेन्स के अंदर और वाया द वेन इट रिटर्न बैक्स। ठीक है, वो वापस जाके कहाँ पे जुड़ता है, हार्ट के अंदर। तो ऐसे ये पूरा जो सर्कुलेटरी सर्किट है ये कंप्लीट होता है। ठीक
ठीक है। हार्ट से ब्लड पंप होता है, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द आर्टरी इट ट्रेवल्स डाउन, ठीक है, और कैपिलरीज के पास पहुंचने के बाद डिफ्यूज डाउन होके वेन से होता हुआ दोबारा हार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट सर्कुलेटरी सर्किट। सो इस सर्कुलेटरी सर्किट में बेसिकली जो हमारा इसमें ब्लड है, वो ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें लिम्फ का काम कहाँ पे आया, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि 20 लीटर्स जो होता है हमारा ब्लड, वो एक डे में पूरे सर्किट में घूमता रहता है, फाइन। तो 20 लीटर्स जो सर्किट में ट्रैवल करता है, इसमें से 17 लीटर्स जो है वो वापस आता है, ठीक है। 17 लीटर्स जो है वो वापस आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज से होता हुआ एंड आर्टरीज तक पहुँच रहा है, मतलब जो कैपिलरीज हो जाती हैं वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। और वहाँ से डिफ्यूज डाउन होकर वाया द वेनस सिस्टम इट्स कमिंग बैक टुवर्ड्स द हार्ट विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्योंकि जब ट्रैवल डाउन करता है हार्ट से ब्लड, जब ट्रैवल डाउन करता है तो सारे के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहुँचाने के बाद इट इटसेल्फ गेट्स डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए वेन्स को जो है वो ब्लू कलर में या साइनोज्ड कलर में पेंट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, फाइन। सो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट ट्रैवलिंग 20 लीटर का जो हमारा ब्लड है वो ट्रैवल करता है और 17 लीटर्स वापस आता है। तो ये 3 लीटर कहाँ लॉस होता है, ये जो है ये फॉर्म करता है लिम्फ, ठीक है। तो ये 3 लीटर जो लॉस होता है, इसमें से जो ब्लड जो लॉस होता है, ठीक है, ये लिम्फ फॉर्म करता है। तो ये जो कंप्लीट ब्लड है ये लिम्फ कैसे फॉर्म करता है, ये ऐसे फॉर्म करेगा कि आपको पता है कि जैसे हार्ट है, ठीक है, हार्ट को बहुत मतलब प्रेशर से अपने ब्लड को पंप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल तक अगर ब्लड पहुंचाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बहुत प्रेशर से पंप करना पड़ेगा अपने आप को, ओके। सो ये जो प्रेशराइज्ड पंपिंग है, ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लास्ट में जब कैपिलरीज तक पहुंचता है ब्लड, ओके, तो इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि आर्टरीज बहुत थिक वॉल्ड होती हैं, ओके, तो ये इस प्रेशर को झेल सकती हैं, बट जब तक कैपिलरीज तक पहुंचता है वो वॉल्स कंपेरेटिवली बहुत थिनर हो जाती हैं, ठीक है, तो वो उतने प्रेशर को नहीं टॉलरेट कर पाती हैं। तो क्या होता है कि जो भी ब्लड ट्रैवल हो रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है, वो कैपिलरीज तक पहुंचते पहुंचते थिन वॉल होने की वजह से वो वहाँ से डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, ठीक है। पर उसमें से क्या होता है, ब्लड डिफ्यूज़ आउट नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड के जो सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो उनका डिफ्यूज़ आउट होना, ओके, वो पॉसिबल नहीं है। उतना एरिया नहीं होता वहाँ पे कि इतने बड़े सेल्स डिफ्यूज़ आउट हो पाएँ, ठीक है। और ब्लड में सिर्फ आरबीसीज ट्रैवल नहीं करते, मैक्रो प्रोटीन्स, माइक्रो प्रोटीन्स, वाटर वगैरह बहुत कुछ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो एसेंशियली वही चीज़ें डिफ्यूज़ आउट हो पाती हैं, ठीक है, जो छोटी हैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पे हैं, ओके। जैसे वाटर हो गया, इट डिफ्यूजेज आउट, ठीक है। माइक्रो प्रोटीन्स हो गए, मैक्रो तो हो नहीं सकते, माइक्रो प्रोटीन्स जो हो गए, इट डिफ्यूजेज आउट, ठीक है। तो लिम्फ जो है, ये जो बाहर जो फ्लूइड आता है, ठीक है, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाहर जो क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, बाहर जो क्यूब्स बने हुए हैं सर्किट के अंदर, ठीक है, ये क्यूब्स हैं बेसिकली सेल्स, जो कैपिलरीज के आसपास के सेल्स हैं, ठीक है। अभी क्योंकि कैपिलरीज के आसपास के जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, उनको भी अपना न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो कैपिलरीज का जो एंड पोर्शन है, ओके, वो बहुत थिन वॉल्ड होता है, वहाँ पे जाने के बाद ये सारा का सारा जितना माइक्रो चीज़ें होती हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती हैं, ओके। तो डिफ्यूज़ आउट होने में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वाटर आएगा, माइक्रो प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है, और भी एंजाइम्स और वगैरह होते हैं, तो वो सारे डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं जो डिफ्यूज़ आउट होते हैं, ये बाहर जाने के बाद सेल्स के इर्द गिर्द या फिर सेल्स के आजू बाजू इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच में है, इट इज़ इंटरस्टिशियल, ठीक है, तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अभी हम इसको लिम्फ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी सब्सटेंसेस हैं, ये इसको लेके सिर्फ बाहर गया, इट इज़ नॉट एंटर्ड इनसाइड द सेल्स, ठीक है। सो सेल्स के अंदर वायर डिफ्यूजन जाता है ये, ओके। तो जब तक ये आउटसाइड द सेल्स है तब तक हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ओके। अभी इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो आर्टीरियोल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स हैं, वो साथ में जाके मिल रहे हैं एक जगह पे, ठीक है। तो ये जितना कंप्लीट एरिया है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, जहाँ पे इनका कनेक्शन हो रहा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो फॉर्म हो रहा है पूरा हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी बेड, ठीक है।
क्योंकि दोनों तरफ की कैपिलरीज साथ में अटैच हो रही हैं, ठीक है, जिससे ब्लड डिफ्यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैपिलरी बेड बोलेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कैपिलरी बेड है, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है कि जो एक्सेस फ्लूइड है विदाउट मतलब एक्सेस भी नहीं है, वो सर्किट में ट्रैवल कर रहा है, बट क्योंकि बहुत थिन वॉल्स हैं एंड में आने के बाद, ठीक है, तो इसीलिए जितना ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या होता है कि डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। ओके, तो डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स की सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे गेट्स एक्यूमुलेटेड। ओके, सो ये एक्यूमुलेशन होने की वजह से इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, सो अभी इसी सर्किट के अंदर जो हमारा कैपिलरी बेड है, इसी सर्किट के अंदर जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो एंटर कर जाती हैं। ओके, वो एंटर करती हैं इन्हीं सर्किट के अंदर, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करती हैं उसको, बट वहाँ पे एंटर कर लेती है, और जो सेल्स के सराउंडिंग्स में जो एरिया है वहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है। वो उसको लेके और क्या करते हैं बाद में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कैपिलरी बेड है वहाँ से 2 एरोज बाहर की तरफ आ रहे हैं। ओके, और ये जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, ये अब सर्किट में वापस जा रहा है, ठीक है, और कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, जहाँ पे जो वेन है वो दोबारा जाके हार्ट में कनेक्ट हो रही है, वहाँ पे ये दोबारा जाके जुड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लिम्फ जो 3 लीटर का जो फ्लूइड जो बचा हुआ था हमारा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बाहर आ गया था फ्लूइड, ठीक है, वो जो बचा हुआ फ्लूइड है वो दोबारा सर्किट में पहुँच रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हर बार ऐसे ही 20 लीटर्स में से 3-3 लीटर ख़त्म होता रहा फ्लूइड, ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि इट कैन कॉज कार्डियक इश्यूज़, ठीक है। तो उसी चीज़ को रीपरफ्यूज़ करने के लिए, वो सर्किट को रीपरफ्यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो वो 3 लीटर की वापसी करनी पड़ती है। फाइन, तो 20 लीटर्स हार्ट से निकलता है, 17 लीटर्स ट्रैवल करता है हार्ट से हार्ट तक वापस ट्रैवल करता है, और जो 3 लीटर बचा हुआ है वो लिम्फ बनने के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाता है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जब तक ये बाहर सराउंडिंग एरिया में है सेल्स के, तब तक हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। जैसे ही ये हमारे वेसल्स के अंदर एंटर कर गया, किन वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जैसे ये एंटर करता है, तो तब से हम इसको लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली लिम्फ क्या है, लिम्फ मैंने पहले बताया था आपको कि कलरलेस लिक्विड है या फ्लूइड है, ठीक है, किसी किसी एरिया में ये मिल्की भी होता है, ठीक है, और ये जो फ्लूइड है बेसिकली इसको काफ़ी हद तक हम लोग ब्लड प्लाज्मा से भी रिलेट कर सकते हैं। ये ब्लड तो नहीं होता, बट ब्लड का एक सब्सटीट्यूट या कंपोनेंट है, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में से ही निकला हुआ फ्लूइड है ये, ठीक है, जो बाद में जाके सर्किट में दोबारा ज्वाइन हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें दोबारा जाके ज्वाइन हो जाता है। तो आप एक बार इस डायग्राम को ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है, और देखने के बाद आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं मैंने इस डायग्राम के अंदर ही वाया फ्लो चार्ट मैंने इसमें लिख दिया है सब कुछ, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, आप एक बार जब समझ रहे होंगे तो एक बार ये जो वीडियो है उसको देखते रहना, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। एक और बात है जो यहाँ पे आपको समझनी थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है, ये जो आप सेकेंड डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ओके, फर्स्ट डायग्राम का तो डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया। ओके, सो सेकेंड डायग्राम में बेसिकली क्या है कि फर्स्ट डायग्राम में जो आपने कैपिलरी बेड देखा था, उसमें से एक कैपिलरी को लेके जूम करके नीचे दिखाया है सेकेंड डायग्राम में, ठीक है। ये इसलिए दिखाया है ताकि ये बता सकें कि भाई वो जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे लिम्फ बनता है कि बाहर डिफ्यूज़ आउट होकर फ्लूइड, वो कैसे बनता है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो जो सेकेंड डायग्राम है उसमें आप देख रहे होंगे कि आधा हिस्सा जो है वो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है। ओके, तो वो जो ब्लैक कलर है दैट इज़ नॉट ब्लैक, एक्चुअली वो ब्लू कलर है, वो पिक्चर की वजह से ऐसा आया है। ओके, सो जो रेड कलर वाला हिस्सा है दैट इज़ द आर्टीरियोल्स का जो एंडिंग है वो है, कैपिलरीज का एंडिंग है, ठीक है, आर्टरीज की तरफ से, और जो वेन्यूल्स का एंडिंग है वो ब्लैक कलर का हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कैपिलरी को लेके जूम इन किया है, वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखता है, जो बाहर जो सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आप कैपिलरी को देखिए, अभी जो बाहर क्यूबिकल सेल्स बने हैं उन्हें मत देखिए, सिर्फ आप कैपिलरी को देखिए। ये बाहर जो सॉसेजेस की तरह सेल्स जैसे बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं। ओके, सो कैपिलरीज बाद में बहुत ज़्यादा पतली थिन वॉल्ड हो जाती हैं, तो वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती हैं, राइट। सो आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि थिन वॉल होने की वजह से ही डिफ्यूजन होता है,
तो अंदर अगर आप देखेंगे कि कैपिलरीज के अंदर बड़े बड़े सेल्स बने हुए हैं, ये सेल क्या हैं, ये आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और वेवी पैटर्न्स कुछ बने हुए हैं, वो हैं दैट इज़ द वाटर कंटेंट, और जो कुछ डॉट्स बने हुए हैं बड़े और छोटे, दैट इज़ द मैक्रोप्रोटीन्स एंड माइक्रोप्रोटीन्स। ओके, अब आपको ये पता है, अगर आप सिर्फ रेड वाला हिस्सा देखें, अभी ब्लैक वाले हिस्से को आप इग्नोर करिए, अगर आप रेड वाले हिस्से को देखते हैं तो आपको पता है कि वो आर्टीरियोल्स का एंडिंग पॉइंट या फिर कैपिलरीज हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। बट कैपिलरीज तक पहुँचते पहुँचते क्योंकि थिन वॉल हो जाती हैं, इसीलिए पर प्रेशर मेंटेन रहता है। ओके, सो प्रेशर उतना ज़्यादा ये थिन वॉल्स नहीं झेल पाती हैं, इसीलिए वो जो फ्लूइड है दैट इज़ पुश्ड आउटसाइड, ठीक है। ये जो फ्लूइड है दैट इज़ पुश्ड आउटसाइड। ओके, सो फ्लूइड के साथ में जो माइक्रो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जाते कैसे हैं, दो सेल्स के बीच में से चले जाते हैं, राइट। उनमें छोटा थोड़ा एरिया होता है, तो वहाँ से ये दे डिफ्यूज़ आउट, फाइन, तो वहाँ से ये निकल जाते हैं। ओके, और उसके आसपास जो भी टिश्यूज़ या फिर जो भी सेल्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो जितने भी बड़े सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारे आरबीसीज हो गए, ठीक है, मैक्रो प्रोटीन्स हो गए, वो बाहर की ओर नहीं मूव कर पाते क्योंकि वहाँ पे इतना एरिया नहीं है कि इतने बड़े सेल्स बाहर जा पाएँ, ठीक है। तो हायर प्रेशर की वजह से आर्टरीज़ के अंदर हायर प्रेशर रहता है, इसकी वजह से जो छोटे कंपोनेंट्स हैं दे मूव आउट, दे डिफ्यूज़ आउट, ठीक है। और यही छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो बाद में लिम्फ फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये बात हमने डिस्कशन कर लिया आर्टरी वाले पॉइंट के रिगार्डिंग। अब जो ये वाले पॉइंट को हम साइड में रखते हैं, अभी हम जो वेन्स वाला पोर्शन जो हम देख रहे थे उसको हम देखते हैं, फाइन। तो आपको मैंने क्या बताया है कि जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, इसकी वजह से ही वो फ्लूइड बाहर डिफ्यूज़ आउट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अपोजिट प्रोसेस भी होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर लो हो वहाँ पे फ्लूइड दोबारा अंदर भी आना चाहिए। ओके, तो वेन्स में आपको पता है कि जो प्रेशर है वो कंपेरेटिवली लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड जो है इट कम्स इनसाइड। ओके, तो जो वेन्स वाला हिस्सा है उसमें आप देख रहे होगे जो एरो है वो अंदर की तरफ है। ओके, तो सेम ये जो फ्लूइड बाहर की ओर गया है, ओके, ये जो फ्लूइड जो बाहर की ओर गया है, अभी हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बोलेंगे क्योंकि वो सेल्स के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। ओके, अभी ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर नहीं किया, इसलिए हम इसको लिम्फ नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। सो ये जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये बाहर की ओर जा चुका है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इट मूव्स इनसाइड। वाई इट मूव्स इनसाइड, ये बेसिकली जाना कहाँ चाहिए, अब ये लिम्फ बन चुका है, ठीक है, फाइन, लिम्फ बन चुका है, बट बाहर के एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। लिम्फ हम टर्मिनोलॉजी कब यूज़ करेंगे, जब वो चला जाएगा इसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में लिम्फ लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, ठीक है, ये लिम्फ ही है, बस ये अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है इसकी। ओके, सो ये जो है ये दोबारा अंदर पुल हो जाता है किसके, वेन्स के, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है। ओके, किसके कंपैरिजन में, आर्टरी से कंपैरिजन में। ये इससे आप एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सपोज़ आप किसी बलून के अंदर हवा भर रहे हैं, ओके, तो जब आप हवा प्रेशर से भरते हैं तो जो बलून है वो इन्फ्लेट होता है। ओके, अगर आप बीच में हवा भरना बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो बलून के अंदर जो एयर है जो आपने भरी है, ठीक है, वो प्रेशर वापस डालती है आपके माउथ के अंदर, ठीक है। क्यों, जब तक आपके माउथ से प्रेशर ज़्यादा जा रहा था तो एयर पुश हो रही थी बलून के अंदर, राइट। अब क्या है, प्रेशर क्योंकि आपने यहाँ से अपना प्रेशर करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे है, बलून के अंदर है, राइट, और आपके माउथ के अंदर प्रेशर कम है, इसीलिए वहाँ से जो बलून के अंदर जो एयर थी इट कम्स बैक इनसाइड योर माउथ, इट स्टार्ट्स गेटिंग इनसाइड योर माउथ। सेम चीज़ होने लगती है यहाँ पे। ओके, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा था इसलिए उसने फ्लूइड को बाहर डिफ्यूज़ आउट कर दिया। वेन्स में प्रेशर कम है इसलिए उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, सारा लिम्फ नहीं आएगा, बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड कम्स बैक इनसाइड द वेन्स, बाकी सारा चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, एंड आफ्टर दैट इट इज़ कॉल्ड एज लिम्फ। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ जो लिम्फ है, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इट कम्स बैक इनसाइड द वेन्स। क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप ये बता रहे हो कि मतलब जो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा है तो उससे बाहर जाता है फ्लूइड, ठीक है, डिफ्यूज़ आउट होता है, तो वेन्स में अंदर क्यों नहीं आता। नो, इट डज कम इनसाइड, ठीक है, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। बाकी जो फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इट गोज इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स एंड देन इट इज कॉल्ड एज लिम्फ, फाइन।
और यही लिम्फ आगे जाके क्या करता है कि ये रीपरफ्यूज़ करता है सर्किट को। रीपरफ्यूज़ करना मतलब ये जो 3 लीटर जो लिम्फ पूरा फॉर्म होता है, ठीक है, ये वापस जाके वेन के अंदर कनेक्ट हो जाता है, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। तो एंडिंग में क्या होता है कि 17 + 3 17 लीटर जो ब्लड ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, उसके साथ में 3 लीटर जो है वो लिम्फ भी अटैच हो जाता है, तो इट मेक्स 20 लीटर्स, ठीक है। वो कंपोनेंट फिर से वही हो जाता है, ठीक है, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो दोबारा बराबर हो जाती है, तो सर्किट रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब ये सेम चीज़ जो है मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बेटर इसके रिगार्डिंग आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कैपिलरी बेड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी बेड आप जो देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर में बना है दैट इज़ द वेन्यूल्स, ठीक है, और जो रेड कलर में है दैट इज़ द आर्टीरियोल्स, ठीक है। तो इन दोनों के जो मतलब कॉम्बिनेशन के बाद जो फॉर्म हो रहा है दिस इज़ द कैपिलरी बेड। जो सेंटर में है जो जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर है दैट इज़ द कैपिलरी बेड, ओके। तो इस कैपिलरी बेड से जब भी डिफ्यूज़ आउट होता है फ्लूइड, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, या फिर हम लिम्फेटिक वेसल्स में स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं, जो सबसे छोटा यूनिट है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक कैपिलरीज, फाइन। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए डिफ्यूज़ आउट हो रहा है, ओके। सो डिफ्यूजन होने के बाद जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज ये देखिए ऐसे एंटर करती हैं। सो ये इस जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर के बीच में से ऐसे एंटर करके एंटेंगल कर लेती हैं, और एंटेंगल करने के बाद वहाँ से जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो भी है उसे इकट्ठा करके अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है, और बाद में सर्किट को रिपरफ्यूज़ कर देती हैं। इनके अंदर जाने के बाद जो फ्लूइड है उसे हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अभी आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया है बेसिकली कि जो एक लिम्फेटिक जो कैपिलरी है उसको जूम इन करके थोड़ा दिखाया गया है। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और फ्लैप लाइक जो वॉल्व होते हैं, वन साइडेड वॉल्व हैं ये सारे, फ्लैप लाइक वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के वॉल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड सिर्फ एक बार अंदर जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिम्फ फॉर्म हो गया अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो फ्लैप ओपन हुए वहाँ पे फ्लूइड जो है वो अंदर चला गया लिम्फेटिक कैपिलरी के, ठीक है। तो ये ऐसा एक लिम्फ फॉर्म हो गया अंदर, ठीक है, या लिम्फ इकट्ठा हो गया लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, ओके। सो अभी यहाँ से क्या होगा कि लिम्फेटिक कैपिलरी, मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका सबसे छोटा यूनिट है, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है कि इससे बड़े यूनिट इसके आगे होंगे, ओके। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले हमको मिलती है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स जो थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, थिकर यूनिट होता है एज कम्पेयर टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। उसके बाद हमको मिलते हैं जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, आपने लिम्फ नोड्स के बारे में सुना होगा, ओके। अब लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या करते हैं, मैं कोई ग्रॉस आइडिया दे देता हूँ कि लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये चेक पॉइंट्स होते हैं, ओके। जो चेक पॉइंट्स होते हैं मतलब क्या चेक करते हैं ये, कि जैसे ही लिम्फ जाती है ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, तो बीच में ये एक चेक पॉइंट की तरह बना रहता है लिम्फोटिक जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो जब लिम्फ इनके अंदर से क्रॉस करती है या वाया इनके अंदर से जाती है, तो क्या होता है कि जो भी पैथोजेंस हैं या जो भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है लिम्फ के अंदर, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मतलब उसमें फैगोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो उन इन्फेक्शंस को किल कर देते हैं। तो जितना भी प्योर लिम्फ है, ठीक है, जो स्टेराइल लिम्फ है या जो फिल्टर्ड लिम्फ है वही आगे बढ़ता है, ओके। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो आगे जाके कनेक्ट हुई जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ओके। लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके ट्रैवल कर रही हैं, बीच में कौन है इनके, ये हैं लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे, ठीक है। जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है, ओके, इसको सिर्फ फिल्टर करते हैं, ओके। और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड लिम्फ है इसको आगे भेज देते हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, फिर आ गए लिम्फ नोड्स, ओके। उसके बाद आते हैं लिम्फेटिक ट्रंक्स, ठीक है, जो और बड़े हैं इनसे, ओके। उसके बाद आते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स, और लिम्फेटिक डक्ट्स लास्ट में ड्रेन करते हैं वेन्स के अंदर। तो एक बार हम जरा सर्किट देख लें, ये देखिए वीडियो में दिखाया गया है, ओके। ये देखिए लिम्फेटिक नोड्स जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे, फिर लिम्फ ट्रंक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले नीचे आप देख रहे होंगे जम्बल्ड अप हैं,
सारे के सारे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उसके आगे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं। जो सेंटर में ग्रीन कलर का बड़ा पोर्शन है, डेट इज़ द लिम्फ नोड। उसके आगे कंटिन्यूएशन में आप देख रहे होंगे तो लिम्फ ट्रंक्स हैं, ठीक है, वो और थिकर होते हैं, ठीक है, और ये ट्रंक्स साथ में जुड़ते हैं और फिर फॉर्म करते हैं लिम्फ डक्ट, ओके। और ये लिम्फ डक्ट जो है वो बाद में वेन्स के अंदर ड्रेन करते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो लिम्फेटिक पाथवे है, ठीक है। फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज इट गोज टू द लिम्फेटिक वेसल्स, देन इट गोज टूवर्ड्स द लिम्फ नोड्स, आफ्टर दैट इट गोज टू द लिम्फ ट्रंक्स, उसके बाद लिम्फेटिक डक्ट से होते हुए हमारे वेन्स के अंदर। सो दिस इज द एंटायर लिम्फेटिक पाथवे। जो हमारे लिम्फेटिक डक्ट हैं वो दो होते हैं, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, क्योंकि हमारे बॉडी के राइट और लेफ्ट पोर्शन को सप्लाई करने के लिए अलग अलग लिम्फेटिक डक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो बाद में ओपन होता है राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर, ओके। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, फाइन सी। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, राइट सबक्लेवियन वेन में जाके ये ड्रेन कर देगा, ओके। तो फिर जो हमारा राइट जो लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, ये ओपन अप होता है राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। तो कौन कौन सा, ये आपको एक शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये राइट साइड का जो हमारा लिम्फेटिक है, ये सिर्फ इतने ही पोर्शन को ड्रेन करता है, ठीक है। मतलब जो हमारी राइट साइड की अपर एक्सट्रीमिटी है उसको, ठीक है, राइट साइड का थोरैक्स का जो पोर्शन है वो, ठीक है, हमारा जो हाफ हेड और नेक का पोर्शन है राइट साइड का उसको, ठीक है। तो जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है, इट ओनली ड्रेन्स द 1/3 पोर्शन ऑफ द बॉडी, राइट, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो के अंदर, ओके। तो ये है तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या फिर इसको हम थोरैसिक डक्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लार्जर थोरैसिक डक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन अप होता है राइट सबक्लेवियन में, वैसे ही जो हमारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, थोरैसिक डक्ट है, वो ओपन अप होगा लेफ्ट सबक्लेवियन में। अब लेफ्ट सबक्लेवियन क्या करता है कि 2/3 पोर्शन को ड्रेन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो शेडेड पोर्शन जो है वो 2/3 पोर्शन है, फाइन। तो 2/3 पोर्शन कौन ड्रेन कर रहा है हमारी बॉडी का, वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, या फिर थोरैसिक डक्ट भी बोल सकते हो आप। और जो 1/3 पोर्शन है बॉडी का, उसको कौन ड्रेन करेगा लिम्फेटिक से, वो होगा हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब आपको छोटा सा मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, थोड़े स्मूथ मसल का बना हुआ है लिम्फेटिक वेसल, ओके। तो इसके छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं। अब ये 1 साइडेड वॉल्व हैं, ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करती हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं वीडियो दोबारा रन कर देता हूँ, आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये वॉल्व्स बार बार ओपन क्लोज ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 1 साइडेड होते हैं, ओके, 1 साइडेड वॉल्व्स हैं, मतलब एक बार लिम्फ अंदर चला गया तो इट डजेंट कम बैक, ठीक है। स्मूथ मसल के बने हुए वेसल्स होते हैं ये, ओके, दे कंटेन स्मूथ वॉल्व्स इनसाइड देम, ठीक है, विच आर 1 साइड। तो बहुत स्लो फ्लो में जो हमारी लिम्फ है वो ट्रैवल करती है इन द एंटायर बॉडी, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है कि बहुत प्रेशर से पंप होता है, ओके, तो ब्लड बहुत फास्ट जाता है, बट लिम्फ में ऐसा नहीं है, इट गोज़ वेरी वेरी स्लो, ठीक है। सो अभी हम दोबारा अपनी PDF को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, उसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ आप PDF में एक बार देख सकते हैं, जो देखिए डायग्राम, ठीक है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है मैं पहले दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है, वो साथ में जम्बल्ड अप होके जितना भी वहाँ पे लिम्फ कलेक्टेड हुआ है उसको अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया है, जो मैंने आपको लिम्फेटिक पाथवे बताया था कंप्लीट, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से होते हुए लिम्फेटिक वेसल, उसके बाद लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स बताए हैं, बट डायरेक्टली हम लोग लिम्फेटिक ट्रंक्स पे चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फेटिक डक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और लास्ट में आती हैं सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ। सो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि टाइप्स बताइए लिम्फेटिक वेसल्स के, तो वो यही हैं टाइप्स में, आप ये लिख सकते हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, क्योंकि एक्चुअली पूरा एक ही सिस्टम है, ठीक है, ये एक ही सिस्टम से चलता है ये पूरा,
बट जैसे जैसे ये थिकनेस बढ़ती जाती है इनकी, जैसे जैसे एरिया चेंज होता रहता है, ठीक है। सो जितनी इनकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, जितने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं आगे आगे, वैसे ही इनके नाम चेंज होते रहते हैं। जितनी थिन वॉल है, सबसे थिन वॉल में तो लिम्फेटिक कैपिलरी रहती है, ओके। उससे थिक होता है तो लिम्फेटिक वेसल है, फिर आगे लिम्फेटिक नोड्स आ जाते हैं, उसके बाद आता है लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। तो इसके हिसाब से नाम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही हैं टाइप्स जिसमें आप लिख सकते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंडर आप टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं लिम्फ ग्लैंड के बारे में, ओके। लिम्फ ग्लैंड क्या है अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिम्फ ग्लैंड मतलब लिम्फ नोड। अगर आप लिम्फ नोड को समझना चाहते हैं तो वन एंड द सेम है, लिम्फेटिक ग्लैंड पढ़ लीजिए या लिम्फेटिक नोड्स पढ़ लीजिए, दे आर वन एंड द सेम। छोटे बीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, बीन जैसे दिखते हैं, ठीक है। और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ग्लैंड्स की तरह दिखते हैं, राइट। छोटे बीन टाइप के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसके कोर्स के बीच में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाकर लिम्फेटिक ट्रंक बनने वाली होती है, तो उसके कोर्स के बीच में ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। और हम जैसे बताया मैंने आपको, इनको लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। अब बेसिक फंक्शन मैंने आप लोगों को इसका बता दिया है, बाकी आपको फिजियोलॉजी में बता दिया जाएगा। मेन बेसिक फंक्शन यही है इसका कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स, उनको फिल्टर करता है लिम्फ में से, ताकि जो हमारा प्योर लिम्फ है या फिल्टर्ड लिम्फ है वो आगे ट्रैवल कर सके। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये फिल्टर करने का काम करते हैं। अभी आपने, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ एक, अगर आप अपने घर में अगर आप पानी पीते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि जो आपका आरओ होता है, ठीक है, जब बहुत दिन हो जाते हैं पानी को फिल्टर करते करते, तो सडनली वो देखोगे आप तो उसमें डिस्कलरेशन आने लगती है, ब्लैक सा हो जाता है या ब्राउन सा हो जाता है वो, क्योंकि उसमें जो जितने भी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें इकट्ठे हो रहे हैं फिल्टर के अंदर, ओके। तो उसकी जो बाहर की कंसिस्टेंसी है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमारे लिम्फ नोड के साथ में होता है, ठीक है। जो भी लिम्फ ट्रैवल करता रहता है या लिम्फ जो भी उसमें फ्लो करता रहता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, उसको प्यूरिफाई करने का काम ये करता है, ओके। तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, पैथोजेंस हैं, इन्फेक्शन है, जो भी है, इट टेक्स, वो सारा का सारा वो अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। जो फैगोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, वो सारे इसको अपने अंदर लेके किल कर देते हैं। तो जैसे ही अपने अंदर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर का टॉक्सिन, ओके, लिम्फ नोड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो प्राइमरी साइन ऑफ हमारा बॉडी जो साइन शो करती है कि कहीं पे कोई चीज़ इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन लेके आती है, स्वेलिंग लेके आती है। इसीलिए जब भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो ये सारी की सारी लिम्फ जो बॉडी में ट्रैवल करती है क्या करेगी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से सारा का सारा लिम्फ नोड जो है सारे के सारे जितने इन्फेक्शन है उसको अपने अंदर सोख लेता है या ख़त्म कर देता है उसको, ठीक है। और वो करने की वजह से क्या होता है कि इन लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी आप डॉक्टर के पास जनरल चेकअप वगैरह के लिए जाते हैं तो आप नोट करेंगे कि वो हमेशा आपके लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग चेक करते हैं कि ज़रा लिम्फ नोड इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, स्वेल्ड तो नहीं है, ठीक है। आपके जो मैंडिबुलर रीजन है उसके नीचे अगर आप देखेंगे इन्फीरियर पोर्शन पे, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। दे चेक फॉर टॉन्सिल्स या ऐसा कुछ चेक करते हैं, फाइन। तो इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स वो चेक करते हैं। मैक्सिमम जितने वायरल इलनेसेस हैं उसके अंदर ऐसे इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स मिलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स है, उसके अंदर भी आपको ऐसा नज़र आएगा, जो लिम्फ नोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्वोलन हो जाते हैं या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स हैं ये बने किस चीज़ के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा हैं, तो ये जो लिम्फ नोड हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, बहुत सारे जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं ये साथ में जुड़ के एक क्लस्टर सा फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और ये क्लस्टर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि एक लिम्फ नोड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इन क्लस्टर को साथ में इकट्ठा रखने के लिए क्या होता है कि ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू साथ में जुड़ गए हैं और एक क्लस्टर फॉर्म हो गया है, और उसको कवर करने के लिए, वो पूरा क्लस्टर को कवर करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल आ गया है, ठीक है। तो ये आने के बाद जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज़ अ लिम्फ नोड। अभी अगर हम एक लिम्फ नोड को पकड़ के उसकी एनाटॉमी देखना चाहें, ठीक है, तो 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या 3 लेयर्स बोल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर होती है कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है पैराकॉर्टेक्स, फिर आती है मेड्यूला। तो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया आपको दिख रहा है दैट इज़ द कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे, एक तो ओवल स्ट्रक्चर है विच इज़ येलो, और एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी स्पाइरल सी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्पाइरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो जो खाली जो स्ट्रक्चर है विच इज़ ओवल एंड येलो, ठीक है,
तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ द प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल, ठीक है, इसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल बोलते हैं। और जो येलो कलर का स्ट्रक्चर, जो ओवल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, दैट इज़ द सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के अंदर एक प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल होता है, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल होता है। सो प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल से सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल कैसे बनता है? जो प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल है बेसिकली वो करता क्या है कि जैसे ही लिम्फ जब फ्लो हो रहा होता है, ओके, और वाया द लिम्फ नोड द लिम्फ ट्रैवल्स, तो होता क्या है कि जैसे ही कोई पैथोजन डिटेक्ट हुआ, अचानक से कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ, तो क्या होगा कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल काम करना शुरू करता है। प्राइमरी फॉलिकल प्रोलिफरेशन शुरू कर देता है, मतलब अपने नंबर्स बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये होने की वजह से क्या होता है कि प्रोलिफरेशन की वजह से इट टर्न्स अप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। मतलब जो लिम्फ है वो ट्रैवल कर रहा है वाया द लिम्फ नोड, अचानक एक पैथोजन डिटेक्ट हुआ, ओके, और जैसे ही पैथोजन डिटेक्ट हुआ, प्राइमरी जो लिम्फॉइड फॉलिकल है इट स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज़ द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर पैथोजन प्रेजेंट रहता है विच गेट्स किल्ड, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है वो कैसे ख़त्म होता है कि जो आपका कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है, जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया है, इसके अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये दोनों के दोनों इन्फेक्शन को ख़त्म करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉर्टेक्स। नेक्स्ट वील मूव टुवर्ड्स द पैराकॉर्टेक्स। सो पैराकॉर्टेक्स आप देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर का जो एरिया है उसके अंदर एक ग्रे कलर का एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर आप देखते हो तो एक पिंक कलर का एरिया है। तो जो पिंक कलर और ब्लू कलर के बीच में जो एरिया है ग्रे कलर का, दैट इज़ द पैराकॉर्टेक्स, ठीक है। अभी पैराकॉर्टेक्स क्या है कि इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कॉर्टेक्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे, और ये सेम काम करता है, ये हेल्प करता है कॉर्टेक्स की, ओके, और साथ में मेड्यूला की भी, वो जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी पैथोजन होता है उसे किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द पैराकॉर्टेक्स। नेक्स्ट वील मूव टुवर्ड्स द मेड्यूला। सो मेड्यूला भी रफली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इनको अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, और जो पैराकॉर्टेक्स है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। बट मेड्यूला के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और प्लस उसके संग मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे के सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के काम में आते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर पूछे, एनाटॉमी ऑफ अ लिम्फ नोड पूछता है, तो आपको 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बताने हैं सिर्फ, ठीक है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, और उसके बाद आपको बताना है मेड्यूला की रिगार्डिंग। तो इतना है एनाटॉमी ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इसके बाद हम ज़रा क्लिनिकल एनाटॉमी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ रिगार्डिंग स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होगे जो सबसे पहला डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल या हेल्दी स्प्लीन दिख रही है, ठीक है। हेल्दी स्प्लीन आपको नॉर्मली पाल्पेबल नहीं होती इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली ऐसी कंडीशन है जो कि इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है एंड देन यू कैन पाल्पेट इट, ठीक है, ओवर द पेशेंट्स। अभी स्प्लीन क्या है कि स्प्लीन की पिक्युलैरिटी क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। तो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे हमारे लिम्फ नोड परफॉर्म करते हैं, बट ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से स्प्लीनोमेगैली भी आपको एक पैथोलॉजी दिखाई देगी, ठीक है, पेशेंट्स के अंदर। फाइन, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटाइसिस। अभी एलिफेंटाइसिस जो डिसीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड का जो लोअर लिम्ब है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो चुका है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है? ये हुआ है फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बाद में लिम्फ वेसल्स जो हैं वो इकट्ठा करके अपने अंदर ले लेती हैं और बाद में वही लिम्फ बनता है, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, ओके, और जो लिम्फेटिक सिस्टम अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो वो जो लिम्फ है, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन के ही सेल्स के सराउंडिंग्स में इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है।
तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से वो ऐसी चीज़ें फॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब ये एलिफेंटाइसिस जो है वो फाइलेरियल पैरासाइट की वजह से कॉज होता है, जो कि राउंड वर्म से हो सकते हैं, बहुत टाइप के मस्कीटोज से हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटाइसिस, क्योंकि जो इसका लेग है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये लेग में ही कॉज होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लेग होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जस्ट लाइक द लेग ऑफ अ एलिफेंट, इसीलिए इस डिसीज़ को एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे HIV एड्स की तरफ। आप जानते हैं इसमें लिम्फ नोड की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम वर्क नहीं करता, ओके। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से होती है, ठीक है, फाइन। तो इसमें जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देता है, और अपना लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन बॉडी समझ के अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑटो इम्यून डिसीज़, ओके। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे मेटास्टैटिक कैंसर्स दिखाए हैं, ठीक है, लंग कैंसर हो गया या लिवर का हो गया या जहाँ पे भी कैंसर है, ठीक है। तो ये मेटास्टाइज कैसे करते हैं, मतलब एक एरिया से वो कैंसर दूसरे एरिया में स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो ये स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है ये होता है लिम्फ वेसल्स के ज़रिए, ठीक है। जब वो लिम्फ इकट्ठा होता है, इसके साथ में जो कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इन लिम्फ वेसल्स के साथ में ही बहते हुए आते हैं और दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मेटास्टासिस कर देते हैं, ठीक है। सो इसको आप क्लिनिकल एनाटॉमी में मेंशन कर सकते हो। तो कितने पॉइंट्स आप क्लिनिकल एनाटॉमी में मेंशन कर सकते हैं? एक मेंशन करते हैं आप स्प्लीनोमेगाली के रिगार्डिंग, देन यू कैन राइट अबाउट द एलिफेंटाइसिस, देन यू कैन राइट अबाउट HIV एड्स, ओके, देन यू कैन राइट अबाउट द मेटास्टैटिक कैंसर्स, ओके। सो ऐसी बहुत सी जो डिसीजेज़ हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से होते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन, ओके। सो यहाँ पे हम लिम्फेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको पढ़िए, अगर आपका कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो थैंक यू सो मच।